दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि चीन पर भारत ने कसा शिकंजा। एलएसी पर तैनात होंगे नौसेना के MiG-29। जी हम बात करें कि भारत चीन में सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में निगरानी के लिए भारतीय नौसेना के P-81 विमान तैनात हैं। नौसेना के ये विमान लगातार सीमा पर उड़ान भर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर नौसेना के समुद्री लड़ाकू जेट MiG-29K को परिचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। और ये तैनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाने के निर्देश और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निर्देशों के बाद की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये उत्तरी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के बेस पर MiG-29K लड़ाकू विमान को तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। और वहीं दूसरी खबर बता दें कि अब विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाएंगे सोनू सूद, कहा घर आने का समय आ गया है। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अलग अलग स्थानों पर फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब वे विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है और इसके लिए पहली फ्लाइट 22 जुलाई को भेजे जाने की बात कही जा रही है। इससे पहले सोनू सूद ने मुंबई में फंसे विभिन्न राज्यों के लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाया था। आपको बता दें कि सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि किर्गिस्तान के सभी छात्रों को सूचित करना चाहता हूं कि उनके घर आने का समय आ गया है। बेशक वाराणसी तक की पहली चार्टर फ्लाइट 22 जुलाई को संचालित होगी, जिसकी जानकारी आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इसी हफ्ते अन्य राज्यों के लिए भी चार्टर संचालित होंगे। सोनू सूद के इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग उनकी इस नेक काम के लिए सराहना कर रहे हैं। तो दोस्तों सोनू सूद जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए, जिससे कि उनका हौसला बढ़ा रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि 1 अगस्त को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया ऐलान। जी हम बात करें कि देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और मरकजी चांद कमेटी लखनऊ ने मंगलवार शाम को इसका ऐलान कर दिया है। मरकजी चांद कमेटी महल के सदर और शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने कहा कि आज 21 जुलाई को जिलहिज का चांद नहीं दिखा, इसलिए जिलहिज की पहली तारीख 23 जुलाई को होगी और ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाया जाएगा। और वही अगली खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फूका चुनावी बिगुल, कहा सत्ता में लौटे तो गरीबों को मिलेगा आजीवन मुफ्त अनाज। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल वर्चुअल रैली के जरिए जनता के सामने अपने लुभावने वादे करने में जुट गए हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को वर्चुअल रैली के जरिए बड़ी घोषणा की है। ममता बनर्जी ने रैली में लोगों को आजीवन फ्री अनाज देने की घोषणा कर दी है। वर्चुअल रैली के जरिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उसकी सरकार दूसरी बार सत्ता में आती है तो लोगों को लाइफ टाइम तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटती है तो गरीबों को आजीवन फ्री राशन दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के पहले से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जरूरतमंद जनता को जून 2021 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने मुफ्त अनाज की घोषणा की, तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग बाहरी लोग हैं। बीजेपी ने कहा कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने के हैं और हिंसा को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग एनआरसी या एनपीआर नहीं भूले हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि एक पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। देश भर में भय के कारण लोग बोलने में असमर्थ हैं। पार्टी के सालाना शहीद दिवस के मौके पर ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया है। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाहरी लोग राज नहीं चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राजनीति अनुभव नहीं है, वे लोग को मारने की बातें करते हैं।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि रूस की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि रिलायंस जियो यूजर्स को झटका, बंद किए 2 सस्ते प्लान, अब यूजर्स को नहीं मिलेंगे ये लाभ। जी हम बात कर रहे हैं कि रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपने एनुअल मीटिंग में कई नए ऐलान किए हैं। रिलायंस ने अपने एजीएम में जियो ग्लास और जियो टीवी प्लस लॉन्च किया और वही कंपनी ने रिलायंस जियो के कई प्लान में बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने 2 छोटे अवधि की वैलिडिटी वाले प्लान को बंद कर दिया है। जियो ने 100 रुपए से कम वाले अपने दोनों प्लान को बंद कर दिया है। जियो की ओर से बंद किए गए दोनों प्लान 69 रुपए और 49 रुपए वाले हैं। इन दोनों प्लान के बंद होने के बाद जियो के पास अब सबसे किफायती प्लान 75 रुपए वाले हैं, जिसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैधता के साथ 3 GB डेटा और 50 SMS की सर्विस मिलती है। रिलायंस जियो ने 69 रुपए वाले प्लान को बंद कर दिया है। इस प्लान में यूजर्स को 7 GB का डेटा के साथ साथ 25 फ्री SMS की सुविधा मिलती थी। प्लान की वैधता 14 दिनों की थी और वहीं यूजर्स को जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिल रही थी और नॉन जियो नेटवर्क पर 250 मिनट फ्री कॉलिंग मिल रहा था, लेकिन कंपनी ने अब इस प्लान को बंद कर दिया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत पर भड़के अनुराग कश्यप, कहा बहुत हो गया, ये कंगना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 महीने बाद भी अब तक उनकी आत्महत्या की असल वजह का पता नहीं लगा। इस बीच सोशल मीडिया पर कई लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी को सुशांत सिंह की आत्महत्या से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए उनके फैंस और चाहने वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुलकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर निशाना साधा है और नेपोटिज्म को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं। आपको बता दें कंगना के साथ काम कर चुके फिल्म निर्देशक और उनके अच्छे दोस्त अनुराग कश्यप ने एक्ट्रेस को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर बॉलीवुड को निशाने पर लेने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज जो कंगना है उसे मैं नहीं जानता। एक समय वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मेरा हौसला बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। दरअसल अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर पर कंगना रनौत के एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका के बाद दिया था और अनुराग ने अपने एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए कंगना रनौत पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि कल कंगना रनौत का इंटरव्यू देखा, एक समय में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मेरी हर फिल्म पे आके मेरा हौसला भी बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। और अभी उसका ये डरावना इंटरव्यू भी देखा जो मणिकर्णिका की रिलीज के बिल्कुल बाद का है। अपने अगले ट्वीट में अनुराग लिखते हैं कि सक्सेस और ताकत का नशा हर किसी को बराबर बहकाता है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। मुझसे सीखिए, मेरे जैसा बनिए, ये बात मैंने 2015 से पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी और तब से अब तक की बात यहाँ आ पहुंची है कि जो मेरे साथ नहीं है वो सब मतलबी और चापलूस हैं। अनुराग ने आगे लिखा कि अपने सभी निर्देशकों को जो गाली देती हैं, जो एडिट में बैठकर सभी सह कलाकारों के रोल काटती हैं, जिसके साथ उसके कोई भी पुराने निर्देशक जो सभी कंगना को सराहते थे उसके साथ काम करने से दूर भागते हैं। ये ताकत जो कंगना को लगता है उसने कमाई है दूसरों को दबाने की। और आपको बता दें कि अनुराग कश्यप यही नहीं रुके, उन्होंने कई और ट्वीट किए जिसमें कंगना को लेकर कई बातें लिखी हैं। अपने अगले ट्वीट में अनुराग लिखते हैं कि उसे कंगना को आईना ना दिखा के और उसे सर पे चढ़ा के आप उसी को खत्म कर रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, क्या बकवास कर रही है और कुछ भी बेसिर पैर बोल रही है, इन सब का अंत यही होगा। और चूंकि मैं उसे बहुत मानता हूँ और ये कंगना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से किया गया रद्द। जी हम बात कर रहे हैं कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अमरनाथ यात्रा को लेकर आज बैठक बुलाई और इस बैठक में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB के प्रमुख सदस्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। लंबी चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अमरनाथ यात्रा रद्द किए जाने का फैसला लिया गया। उपराज्यपाल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB के अध्यक्ष भी हैं। अमरनाथ यात्रा रद्द करने की बड़ी वजह कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले हैं। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों को नहीं आना पड़ेगा राशन की दुकान, सीएम केजरीवाल ने दी घर घर राशन योजना को मंजूरी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बांटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट मिलती है तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं वगैरह वगैरह। पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारी कैबिनेट ने सुबह 11 बजे जो निर्णय लिया है वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। आज हमने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। FCI के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा और आटा पिसवाया जाएगा। चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने लिया बड़ा फैसला, 10% कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश की सबसे निजी विमान कंपनी इंडिगो ने बड़ा फैसला करते हुए कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। कोरोना महामारी के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही इंडिगो ने अपने 10% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इंडिगो के CEO ने कंपनी के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइंस भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है। विमान कंपनी को अपना कारोबार जारी रखने के लिए कर्मचारियों की सैलरी का बोझ कम करना ही होगा। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अपना कारोबार जारी रखने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सभी संभावित उपायों पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया है जिसमें कंपनी ने 10% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। तो दोस्तों जिस तरीके से हर कंपनी से लोग कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं इस कोरोना के काल में, तो क्या सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए या इस पर कुछ और नया उपचार करना चाहिए जिससे कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट पूरी तरह भाजपा के साथ, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। जी आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सचिन पायलट पर कड़े शब्दों में हमला बोला है। कांग्रेस से बागी तेवर अपनाने वाले पायलट को लेकर गहलोत ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता वो वापस आएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिन पायलट को लगातार अपनी बात रखने को कहा जा रहा है। और वहीं गहलोत ने सोमवार को कहा कि जिस तरह से पायलट खेमा भाजपा के साथ इस समय दिख रहा है उससे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि कभी हमने 7 साल में PCC चीफ बदलने की मांग नहीं की, जबकि हमें पता था कि वह निकम्मा और नाकारा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हमने यहाँ के लोगों को उनका मान सम्मान करना सिखाया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप कर चला गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक भोले चेहरे के पीछे ऐसा साजिश करता छिपा बैठा है। गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने का ये खेल तो 10 मार्च को होना था और रात को 2 बजे गाड़ियां जानी थी। राजेश पायलट के स्मारक से सीधे निकलना था और इसके कॉर्पोरेट हाउस स्पॉन्सर थे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनकी फंडिंग कर रहे थे। भाजपा की ओर से फंडिंग की जा रही है, लेकिन हमने सारी साजिश को नाकाम कर दिया है। गहलोत ने कहा कि मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूं, मैं यहाँ CM बनने आया हूं। और अब बता दें कि सचिन पायलट पर शिवसेना का हमला, कहा नैतिकता नहीं पैसों के लिए बगावत की। जी आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के लिए शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला है। सोमवार को पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए शिवसेना ने कहा कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार ने केंद्र की एजेंसियों और पैसों का इस्तेमाल किया। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। शिवसेना ने कुछ दिन पहले भी मोदी सरकार को इस मामले पर घेरते हुए कहा था कि जिस समय देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है उस समय भाजपा राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि सीएम गहलोत ने पायलट को बताया निकम्मा, कहा भोले चेहरे वाला ये शख्स 6 महीने से रच रहा था साजिश। जी आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खी खुलकर अब सामने आ गई है। सोमवार को स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच गहलोत ने पायलट पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नाकार बताते हुए कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने की साजिश रच रहा हो। और अब बता दें कि शरद पवार पर बरसी उमा भारती, कहा मंदिर पर उनका बयान पीएम नहीं बल्कि भगवान राम के खिलाफ। जी आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार के हाल में कोरोना को राम मंदिर से जोड़कर दिए गए एक बयान से राजनीति गर्म हो गई है। अब भाजपा नेता उमा भारती ने एक मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि शरद पवार का सवाल भगवान राम के खिलाफ है। उमा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शरद पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं। बता दें कि शरद पवार ने बीते दिन बड़ा बयान देते हुए कहा था कि राम मंदिर बनाने से कोरोना नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे पीएम वहां पहुंच जाएंगे तो कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। पीएम वह व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते और 24 घंटे काम करते हैं। आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है। हवाई जहाज में भी वे काम करते हुए जाएंगे। मुझे उनका स्वभाव मालूम है। फाइल वर्क करते हुए जाएंगे और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। अगर भगवान राम को 2 घंटे दे देंगे तो क्या हो जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अगले महीने की 2 तारीखों का सुझाव दिया गया है, जिसके बाद उनकी ये टिप्पणी आई है। ट्रस्ट ने 3 या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया है। और वहीं एक और खबर में आपको बता दें कि कंगना का अहम खुलासा, कहा मूवी माफिया ने मुझे बर्बाद किया, मन करता था कि सिर मुंडवा कर गायब हो जाऊं। जी आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है और साथ ही हिंदी सिनेमा के चकाचौंध वाली दुनिया का काला सच भी लोगों के सामने ला दिया है। वंशवाद का वर्चस्व और आउटसाइडर्स का शोषण जैसे मुद्दों पर बहस चरम सीमा पर है, तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुलकर बॉलीवुड के एक बड़े तबके के खिलाफ आवाज उठाई है। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने काफी बड़े खुलासे किए हैं। कंगना ने कहा कि एक वक्त ऐसा आया था कि उन्हें भी ये बताया जा रहा था कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है और उन्हें या तो इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कंगना ने कहा कि साल 2016 में मैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्में दी और उस वक्त मैंने 18 ब्रांड साइन किए थे। शायद उस वक्त इतने ब्रांड साइन करने वाली अकेली मैं ही थी। करियर में आगे बढ़ने के साथ ही मैं खुश हो रही थी कि तभी मेरा एक्स सामने आता है जिससे कि मेरा ब्रेकअप साल 2013 में हो गया था। और पहले तो मुझे लगा कि वो बीती बातें भुलाकर मेरे पास आया है, लेकिन नहीं, वो एक ऐलान के तहत मेरे पास आया था। मुझे बर्बाद और कमजोर बनाने के लिए मुझ पर केस कर दिया। मेरे लिए डायन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। उसने मेरी शादी करने और परिवार बनाने के ऑप्शन ही खत्म कर दिए हैं। उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं अपना सिर शेव कराकर कहीं गायब हो जाऊं। वो मुश्किल दौर था। कंगना ने कहा कि उनके रिश्तेदार अपने बच्चों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि गांव में इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे ऐसे पेश किया गया जैसे कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि यूपी बिहार के कई जिलों में हो रही है बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में भी बारिश के आसार। जी हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, बिहार व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को मध्य से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। अभी यूपी बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इनमें यूपी का कानपुर, लखनऊ और बिहार के मधुबनी शामिल हैं। इधर हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी इलाके व राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मुख्य रूप से शुष्क बने रहेंगे। दरअसल उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।